सम्मान अपना रखें, लेकिन अहंकार को ऊपर ना आने दें। तो ये लगता था डर कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलती हो जाए, उनसे मार पड़ जाए। कॉलेज लाइफ के किस्से तो होते ही हैं हर एक के। आपने पढ़ाई कहाँ से शुरू की? मेरी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में हुई थी 5th क्लास तक, और 5वीं कक्षा के बाद फिर मेरे फादर का ट्रांसफ़र जो है शिमला में हो गया था। तो वहाँ 6th से मेरी एजुकेशन वहाँ हुई शिमला। हाँ, और 6वीं क्लास से लेके कॉलेज तक वहीं पर हुई। फिर मैंने योग का डिप्लोमा किया और संगीत का डिप्लोमा भी किया मैंने, शास्त्रीय गायन का, इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति से। और उसके बाद फिर गुना आने का मौका मिला। फिर स्कूल और कॉलेज का मतलब एक डर रहता है, वो क्या था आपकी लाइफ में? स्कूल और कॉलेज का एक डर रहता है ना, हाँ ये चीज जिससे डर लगता है। अब वो एक चीज याद आती है तो हमारे स्कूल में वैसे तो कोई डर नहीं था, लेकिन जब मैं 6th क्लास में थी तो उर्दू जुबान जो थी, मतलब उर्दू लैंग्वेज हमें 2 साल के लिए ऑप्शनल सीखी हमने उस टाइम में। ये मैं बता रही हूँ आज से 45 साल पहले की बात है। तो हमें उर्दू पढ़ाती थी एक टीचर मिस मल, मुझे अभी नाम याद है उनका, और वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। अच्छा। तो और वो साथ में होम साइंस की क्लासेस भी लेती थी। अच्छा। तो ये लगता था डर कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलती हो जाए, उनसे मार पड़ जाए। ये मेरी सबसे ज्यादा एक डर होता था स्कूल में। और कॉलेज में कोई डर नहीं, बिंदास। अच्छा। बिल्कुल कोई भी डर नहीं था किसी। कॉलेज लाइफ का कोई किस्सा? कॉलेज लाइफ के किस्से तो होते ही हैं हर एक के जीवन में। और मतलब लकीली मेरा जो कॉलेज था शिमला में बहुत अच्छा था, RKMV गवर्नमेंट कॉलेज था, तो गर्ल्स कॉलेज था। तो गर्ल्स कॉलेज था तो अब जाहिर ये है कि हमारा जो कॉम्पिटिशन्स होते थे हमारे दूसरे कॉलेजेस से होते थे, और उस समय वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। आज गुना में तो ऐसा वंचित है स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे वहाँ अच्छा माहौल मिला। तो वहाँ एक बार की बात है, मैं डिबेट कंपटीशन में गई थी। मैं क्योंकि अपने स्कूल टाइम से ही मेरा बोलने का एक रुचि रही है, उसके पीछे भी मेरी टीचर्स का ही हाथ है। तो मैं डिबेट मतलब वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं गई थी, और पहली बार ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पर भूल गई जाकर। अच्छा, स्टेज पे जाकर? हाँ, मैं भूल गई। और क्योंकि देखिए एज ये होती है कि हम लोग उसको याद कर लेते हैं। आज कोई कहे तो आज तो क्योंकि बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि आप याद करें लेकिन अपना भी भूलें। तो उस समय मैं वो चुप हो गई बिल्कुल स्टेज पर। तो पहली बार मुझे वो फेलियर भी मिली। देखिए सफलता के साथ आपको ना असफलता भी मिले तो ही आपको समझ में आती है उसकी वैल्यू। बिल्कुल। तो वहाँ फिर मुझे बहुत बाद में बहुत उन्होंने सराहा, उन्होंने ये कहा कि आपने जितना बोला अच्छा बोला, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा कटोच रही थी कि ये गलती कैसे हो गई। अब इससे मुझे आगे सीख लेनी थी कि याद तो किया लेकिन अपना भी आप ऐड कर बोले ताकि भूल जाए तो दिक्कत ना हो, आपको रुक ना जाए। आप किस्मत में मानती हैं? मानती भी हूँ, और उसके साथ साथ अपने हार्डवर्क में, मतलब हम अपनी मेहनत में भी मैं विश्वास रखती हूँ। किस्मत का कोई ऐसा बताना चाहेंगी किस्सा कि जिसमें आप मानना मतलब बिलीव करना आपने शुरू किया? बिल्कुल ऐसा है कि किस्मत के किस्से तो कई हैं। अभी रिसेंट किस्सा मैं बता दूँ जो हुआ। मैंने भी अभी कुछ YouTube पे अपनी वीडियोस डालने का सोचा था, व्यक्तित्व के विकास से संबंधित और इंग्लिश से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक बात थी कि उन्होंने कहा मैडम आप ऐसे करिए, हम चाहते हैं क्योंकि हम गुना में नहीं, आपको कहाँ सुने, हम कैसे सीखें। तो मैंने वो शुरुआत की, और ऐसा हुआ कि उसके बाद मैं गिर गई और मुझे सिर में 3 टाँके आ गए। मुझे वो रोकना पड़ा। आप देखिए उस बात को शुरू किए भी पिछले 6 महीने से मैं प्लान कर रही हूँ, पर नियति अपना काम कैसे करती है कि अब मैं चाहती थी लेकिन वो मैं उसकी वजह से नहीं कर पाई। दोबारा शुरू करने की सोची, तो मैं अब ये प्लास्टर देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं मेरे हाथ में। तो मैं क्लास में पढ़ाते इसी जगह से जहाँ मैं अभी बैठी हूँ, सीढ़ियों से नीचे मैं स्लिप हो गई, तो ये मुझे फ्रैक्चर हो गया। तो फ्रैक्चर हो गया तो आप सोचिए अगले 2 महीने ये डेस्टिनी हुई या फिर भाग्य को कही, या फिर मैं ये बात बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि मेरे जरिए आपको मेरे चैनल पर पहले आना था, हो सकता है
ये मैं भी भाग्यशाली हूँ कि आपके साथ बैठ के यहाँ बातचीत का मौका मिल रहा है। हाँ, अब तक की आपको जो सलाह मिली है हम्म, वो सबसे अच्छी कौन सी सलाह थी? अच्छा प्रश्न है। ये सलाह मेरे फादर ने मुझे जब मैं कॉलेज में थी तो दी थी। आमतौर पे क्या होता है, लड़कियों की या लेडीज की आदत होती है कि अपने पेट में कोई बात बचती नहीं है उनके, तो वो जाके अपने फ्रेंड्स को या हाँ। किसी को बताती हैं और ये बोलती है कि तुम आगे मत बताना। और वो क्या होता है, आगे मत बताना, वो वो जरूर चेन बताई जाती है। तो मेरे फादर ने एक बहुत अच्छी बात मुझे कही कि बेटा, जो तुम अपने पेट में नहीं रख सके वो तुम औरों से उम्मीद कैसे करते हो? तो भाई अगर तुम्हें नहीं फैलानी तुम अपने तक रखो। हाँ। ये इससे क्या है, बहुत सारे द्वंद्व भी कम होते हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी नहीं होते हैं, बात बढ़ने से रुक जाती है। तो मुझे लगा ये फैमिलीज के लिए भी और वैसे स्टूडेंट लाइफ में भी, सबके लिए, ऑफिस में, प्रोफेशन में, व्यवसाय में भी लोगों के और नॉर्मल जिंदगी में भी बहुत काम आने वाला। आपने अपने जीवन का सबसे कठिन वाला सबक कैसे सीखा या कौन से सीखा? कठिन वाला सबक मुझे मेरे किस्मत ने ही सिखाया। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पति का देहावसान हुआ, तो उसके बाद मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मेरे बच्चे छोटे थे और मुझे जीवन आगे कैसे जीना है ये सोचना था। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, बहुत सबकी फ्रेंड्स की मदद से और घर वालों की मदद से, इन सभी के साथ में। लेकिन सबसे बड़ी मदद होती है आपकी खुद की, क्योंकि आप खुद से कितने सशक्त हैं वो बहुत जरूरी है। तो वो सबक मुझे सिखाया जीवन में कि आगे बढ़ना है और राह चुननी है। तो मैंने, जब लोग मिलते थे, आते थे और बहुत ज्यादा सांत्वना तो देते ही है, आपको मालूम है, लेकिन उस सांत्वना में बहुत लोगों के कई मोटिवेशन भी रहता था कि आगे क्या करना है। तो मैं एक साल भर ये सोचती रही कि अब आगे जो करना है मैंने कैसे करना है। तो वो लाइफ की बहुत बड़ा सबक था कि आपको आगे ही बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं। ये सबसे कठिन वाला सबक आपकी जिंदगी ने आपको सिखाया। यदि आप समय से पीछे जाकर एक चीज बदलना चाहें तो क्या होगा? अब यही बात जिससे मैं कनेक्ट करूं, हाँ। तो बदलना चाहे बदल तो नहीं सकती है, पास्ट इज पास्ट। तो मैं चाहूंगी मेरे पति मेरे साथ हो, ताकि हम मिलके और भी अच्छा सा कर सकें। आपके जो विद्यार्थी हैं उन्होंने कुछ सवाल भेजे हैं आपके लिए। अच्छा। हमने थोड़ा सा सर्च किया था। तो पहले तो दिलीप रघुवंशी, उनका सवाल मैं पहले लिखा, आपको याद है वो? बिल्कुल याद है मुझे। दिलीप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और मेरे काफ़ी मतलब समझाने और मेरी गाइडेंस में फिर उन्होंने विपश्यना कैंप भी अटेंड किया, ध्यान का शिविर अटेंड किया और सीखते भी अच्छे से थे वो। बिल्कुल याद है मुझे। और वो आपके पति हैं, तो ये बहुत बड़ी आपके लिए भी सौभाग्य की बात है, उनके लिए भी। तो उनका ये सवाल है कि अगर आपको एजुकेशन में कोई एक चीज बदलनी हो, मतलब एजुकेशन सिस्टम में पूरे में, तो वो क्या बदलाव होगा? बिल्कुल सही बात है। बदलाव तो काफी बड़ा लाने की जरूरत है और वो ये है कि जो बच्चा बचपन से या थोड़ा सा बड़ा होता है तो हमें ये दिख जाता है कि क्या बनना चाहता है, उसको उसी क्षेत्र में ज्यादा माहिर किया जाए, बजाय कि उसके ऊपर किताबों का बोझ डालकर उसका बैग बस्ता भारी किया जाए, जिससे ना तो वो पूरी तरह मैथमेटिक्स सीख पा रहा है, ना वो पूरी तरह से कोई लैंग्वेज सीख पा रहा है। तो वो बच्चा बेचारा उसमें इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो ये नहीं समझ, वोकेशनल नॉलेज बोलेंगे इसको हम, जिससे उनको आगे उनके प्रोफेशन में भी, लाइफ में काम आए, और फिर प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, मतलब व्यवहारिक ज्ञान, जीवन में कैसे उतारना है उसको। आपने साइंस पढ़ी, साइंस का आपको तब उपयोग है ना जब आपने अपने जीवन में देखा कि भाई ऐसा है। तो वो मैं चाहती हूँ कि ये एक बड़ा बदलाव हमारी सरकार को भी लाना चाहिए, जिसके लिए अभी वो लोग कार्यरत भी हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। मान लीजिए किसी बच्चे में डांस का टैलेंट है, तो उसको बजाय कि तुम कलेक्टर बनो या तुम इंजीनियर बनो, वो फोर्स नहीं करना चाहिए। अब माता पिता को भी ये समझना चाहिए कि
सजेशन दी जाती है, सलाह भी दी जाती है, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट जरूर देखें। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप देखिए, आप कोटा में बच्चों को भेजा जा रहा है, आप ये देखिए उनकी मनोस्थिति पे कितना असर पड़ा है। वो लोग सुसाइड करने पर भी आपदा हो रहे हैं। तो हम ये मेरा ये कहना है कि उन बच्चों को जो वो बनना चाहते हैं उनको वो रास्ते मिले, क्योंकि रास्ते बहुत हैं। ऐसा है, अगर हम सोचें डॉक्टर, इंजीनियर या फिर इस तरीके की कोई लाइन्स हम लेंगे तो भाई शू डिजाइनर भी तो चाहिए, एक अच्छा खाना बनाने वाला भी तो चाहिए। इस तरह के इतने सारे व्यवसाय हैं जिनकी तरफ अभी लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो ये देखता चीज में माता पिता का भी बहुत बड़ा रोल है और स्टूडेंट्स का भी है, उनको भी अपनी इच्छा व्यक्त करनी है। और एग्रीकल्चर जो किसान के बच्चे हैं तो वो आजकल क्या है, वहाँ रहना नहीं चाहते, तो खेती बाड़ी को इतने आधुनिक तरीके से करें कि बच्चे वहाँ रह के उसको और बढ़ाएं। इसमें वो देखे कि हाँ इसमें ग्रोथ है तो हमारा देश भी उन्नति कर सकता है और बच्चों को भी पूरे तरह से उनका इंटरेस्ट का व्यवसाय मिल सकता है। दूसरा सवाल है विकास पाल का। तो वो पूछना चाहते हैं, आपकी जो इंग्लिश क्लास में जो भी आता है वो बहुत कुछ सीख के जाता है और आपकी तारीफ भी करता है, तो शुरुआत से अभी तक कैसे मेंटेन करके रखिए उसको कि वो सेम चल रहा है एकदम से? पहले तो धन्यवाद विकास पाल को कि उन्होंने इस तरह की बात रखी भी और पूछी भी। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, मेरी शुरू से एक आदत रही है कि जब कोई मेरे मित्र भी बनते थे तो पहले मैं उनकी साइकोलॉजी, मतलब उनका जो एक सोचने का नजरिया है या उनका व्यक्तित्व कैसा है, तो ये मैं जानती थी। तो इसी तरह से जब क्लास में बच्चे आते हैं तो सब एक जैसे नहीं होते, कोई बहुत ज़्यादा संकोची होते हैं, किसी को सीखने में टाइम लगता है, कोई बहुत जल्दी एकदम जवाब देते हैं। तो मैं जिन स्टूडेंट्स का ध्यान, मतलब वो बहुत संकोची होते हैं, पहले मैं उनसे शुरू करती हूँ, यानी उन पर भी ध्यान ज़्यादा दिया जाए ताकि सारे के सारे विद्यार्थी एक स्तर पर आ जाए। जब वो एक स्तर पे आ जाते हैं तो वो सब एक साथ मिलके यहाँ पर परिचर्चा होती है, बहुत सारे वाद विवाद खेल होते हैं, भाषाई खेल होते हैं, उनके माध्यम से उनका क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। जब उनका विश्वास बढ़ता है फिर इंग्लिश क्या कोई भी भाषा सीखना मुश्किल नहीं होता। और ये तो क्या है कि हम रोजमर्रा के यूज में लाए, मतलब उसमें हम प्रयोग करें। जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे इंग्लिश उनको मैं सिखाती हूँ, खेल खेल में हम लोग सीखते हैं, तो इस तरीके से उनको अच्छा भी लगता है, सीखते हुए हैं। आपकी जो अगली विद्यार्थी हैं मनुजा मिश्रा, आप वाकिफ होंगे उनसे? हाँ, वो मेरी एक फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक है और मनुजा ने बहुत दिल लगा के यहाँ सीखा। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब वो आई थी तो थोड़ी संकोची स्वभाव की थी और बाद में बिंदास बिल्कुल सब में घुलना मिलना और अच्छे से बोलना। उनका सवाल है कि हमारा आत्मविश्वास है तो क्या वो अनजान लोगों से बात करने में भी हमारी मदद करता है? बिल्कुल मदद करता है, ये उसके दिल का सवाल है जो उसने यहाँ से सीखा। क्योंकि जब आपका आत्मविश्वास होगा तो ही आप अनजान से बात कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है। बिना विश्वास के, बिना आत्मविश्वास के तो आप वैसे भी किसी से भी नहीं कर सकते। ये हमारे पॉडकास्ट का लास्ट सवाल है। तो आपकी सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि क्या है जो आपको लगती है? बात वही आ जाती है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं भी देखी और सबका उल्लेख करूँगी तो यहाँ समय कम पड़ जाएगा, बचपन से लेके और कॉलेज तक। और जब मैं यहाँ पर मैंने ये योग का क्लास शुरू की थी वो भी सफलता थी मेरी, और उसके बाद ये माइलस्टोन शुरू किया। तो ये सबसे ज़्यादा गौरवपूर्ण बात है मेरे लिए कि आज यहाँ के सीखे हुए विद्यार्थी, कोई दिल्ली में कमिश्नर है और जजेस के पद पे भी हैं, और जिसको विदेश जाना था पढ़ाई के लिए वो भी वहाँ पर आइल्स के एग्ज़ाम देकर गए, और तमाम बैंक्स में बैंक मैनेजर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी टीचर के लिए कि उनके पढ़ाए हुए जब विद्यार्थी बढ़ते आगे तो वो हमारे लिए गौरवपूर्ण स्थिति होती है।
आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारी जो लड़कियां हैं, औरतें हैं या जो आपके स्टूडेंट हैं, तो उन्हें आप क्या बताना चाहोगे इस पॉडकास्ट के जरिए? हाँ, लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये तो पूरी मानव जाति के लिए हाँ। है कि आप अपने अहंकार को पैर के नीचे रखो। क्योंकि अगर आपका अहंकार ऊपर है तो घरों में आपने देखा है, ऑफिस में बहुत सारे द्वंद्व होते हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। तो अगर आपने उसको बिल्कुल नीचे रखा, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप आत्मसम्मान भी ना, हाँ, ये क्योंकि बड़ी उसमें थोड़ा आत्मसम्मान में फर्क। उसमें थोड़ा सा फर्क है, थिन लाइन है। तो उसको लेके चलना पड़ेगा कि सम्मान अपना रखें, लेकिन अहंकार को ऊपर ना आने दें। तो ये तो आपने देखा गीता में भगवान कृष्ण ने भी बोला है। इसकी वजह से कितने कितने युद्ध हुए, आपने देखा घरों में भी डिस्प्यूट होते हैं, घरों में भी आज देख रहे हैं हमारे फैमिलीज में टूटना। तो अगर वो छोड़ दिया तो फिर सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, ये सही है और ये मानना भी आपका सही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं भी मानती हूँ और उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में भी लेकर चलती हूँ। बिल्कुल, कि जितना ज़मीन से जुड़े रहोगे ना, हाँ, उतना सही और सटीक देख पाओगे। सही बात है। आप अपनी जड़ों से जुड़े रहें और ये मत भूलें कि पास्ट क्या था, जिससे आपने सीखा, आगे बढ़े, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें आपका इतना कीमती वक्त हमें दिया। मैं भी आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से मेरी आवाज़ सब तक पहुँच पाएगी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधु।